नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। रेलवे में निजीकरण के मुद्दे पर जहां सियासत गर्म है तो वहीं रेल कर्मियों में भी रोष है। खासकर रेल कोच फैक्ट्री के निगमीकरण के मुद्दे पर तो पिछले दिनों सड़क पर भी विरोध के सुर सुनने को मिले। रायबरेली कोच के निगमीकरण को लेकर तो यूनियन के पदाधिकारी सड़क पर प्रदर्शन करते दिखे तो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी सियासत को गरमा दिया। उत्पादन यूनिट के निगमीकरण को लेकर संसद सदस्य पीके कुन्हालीकुट्टी ने भी पूछा कि क्या उत्पादन यूनिट को एकल निकाय के रूप में गठित किया जा रहा है। इसके लिखित जवाब में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उत्पादन यूनिट के पूंजीकरण का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन है। इस संबंध में अंतिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है। ट्रेन यात्री अब रात के वक्त सफर के दौरान मोबाइल, लैपटॉप या किसी तरह के इलेक्ट्रिक उपकरण को चार्ज नहीं कर सकेंगे। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया है। यह भी नियम बनाया कि कोई यात्री सिगरेट पीते हुए पकड़ा जाता है तो उससे बतौर जुर्माना 100 रुपये वसूला जाएगा। रात के समय ट्रेन कोच में यात्री चार्जिंग पॉइंट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ट्रेनों में चार्जिंग पॉइंट बंद रखने का फैसला किया है। रात में चार्ज होने वाले लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन के ओवरहीटिंग का खतरा रहता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग चार्ज में लगाकर ही मोबाइल या लैपटॉप छोड़ देते हैं। इससे आग लगने का खतरा रहता है। 1 अप्रैल यानी कल से देश भर में कोरोना टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू होने वाला है। ऐसे में 45 या उससे अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों को वैक्सीन मिलना भी शुरू हो जाएगा। केंद्रों पर वैक्सीन के लिए भीड़ बढ़ने के साथ ही पंजीयन को लेकर भी दिक्कतें आ सकती है। इसलिए नई व्यवस्था के तहत कोई भी लाभार्थी वैक्सीन केंद्र पर शाम 3 बजे के बाद जाकर अपना पंजीयन मौके पर करवा सकता है और वैक्सीन प्राप्त कर सकता है, जबकि इससे पहले की अवधि में अपॉइंटमेंट वाले लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। कांग्रेस ने असम के अखबारों में भाजपा के समर्थन में छपे विज्ञापनों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा की भूमिका पर सीधा सवाल उठाया है। महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने सीधा अरोड़ा को संबोधित करते हुए कहा कि जवाब तलबी और कठोर कार्रवाई तो झूठे दावे छपवाने वाले विज्ञापनदाताओं यानी असम व भाजपा के शीर्ष नेताओं पर भी होनी चाहिए। सुरजेवाला ने कहा कि याद दिला दूं कि शायद सत्तारूढ़ दल के खिलाफ कार्रवाई वाली धाराओं को चुनाव आयोग ने भुला दिया है। राजस्थान से उठे धूल के गुबार ने मंगलवार को दिल्ली एनसीआर को अपनी चपेट में ले लिया। लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली धूल भरी हवाओं ने मंगलवार को राहगीरों का चलना दुश्वार कर दिया। सड़कों पर दिन भर धूल के गुबार उड़ते रहे। इससे एक दिन पहले की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से मिली हल्की राहत का मजा किरकिरा हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक राजस्थानी हवाओं से राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार इस समय पूर्वी राजस्थान के ऊपर चक्रवात का केंद्र बना हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मार्च का महीना 76 सालों में सबसे अधिक गर्म रहा, लेकिन राजधानी वासियों के लिए राहत की बात यह है कि अभी तापमान में गिरावट आएगी। सोमवार को दिल्ली का तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि मार्च में इतनी तपिश के बाद भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में तापमान में कमी आएगी। इससे पहले दिल्ली में 31 मार्च 1945 को दिल्ली का तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव के मतदान के बीच ही बृहस्पतिवार से राजनीतिक चंदे के चुनावी बॉन्ड की बिक्री का 16वां दौर शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने मंगलवार को 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक चुनावी बॉन्ड की बिक्री शुरू करने की मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार भारतीय निर्वाचन आयोग ने 17 मार्च को कुछ शर्तों के साथ बॉन्ड की बिक्री को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं मानने की एनओसी दे दी थी। आयोग ने कहा था कि कोई भी राजनीतिक पदाधिकारी जनसभाओं में या मीडिया या चुनावी राज्यों की विधानसभाओं में चुनावी बॉन्ड को लेकर बयानबाजी नहीं करेगा। होली के चलते अवकाश की वजह से जहां कोरोना वायरस की जांच पर बड़ा असर दिखाई दिया, वहीं इससे संक्रमित मिलने वाले नए मामलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। पिछले एक दिन में करीब 4 लाख सैंपल की जांच कम हुई तो संक्रमित मरीजों की संख्या भी 60,000 से कम आई, लेकिन यह आंकड़ा 50,000 से अधिक भी रहा। सामान्य दिनों में करीब 11 लाख सैंपल की जांच हो रही थी, जिसमें 5% के आसपास सैंपल कोरोना संक्रमित मिल रहे थे। सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले एक दिन में 50,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। देश के 8 राज्यों में सबसे ज्यादा नए मामले मिले हैं। बंगाल के सियासी हलके में भूचाल लाने वाले सीएम की ऑडियो क्लिप मामले में 2 दिन बाद ममता ने स्वीकारा कि उन्हें प्रलय पोल को
फ़ोन किया था। उन्हें बताया गया था कि पहले उनसे बात करना चाहता है। नंदीग्राम के टेंगुआ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मंगलवार को ममता ने कहा कि उनको एक मतदाता से बात करने का पूरा अधिकार है। ममता बनर्जी ने कहा कि हाँ, मैंने नंदीग्राम में भाजपा के नेता को कॉल किया था। मुझे बताया गया था कि वह मुझसे बात करना चाहता है। केंद्र सरकार ने देश में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के बीच राज्यों से कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमित प्रत्येक व्यक्ति के संपर्क में आए 25 से 30 लोगों का पता लगाया जाए और संक्रमित लोगों को उचित रूप से पृथक किया जाए तथा बड़े निषिद्ध क्षेत्र बनाए जाए। संक्रमण के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए जिला केंद्रित कदम उठाने का आह्वान करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को कहा कि प्रत्येक जिले को चाहे वह महामारी के अधिक मामले हो या कम, स्पष्ट दायित्व के साथ एक कार्य योजना बनानी चाहिए। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने केरल में 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को प्रचार अभियान के दौरान प्रदेश की माकपा की अगुवाई वाली एलडीएफ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये धोखाधड़ी और घोटाले वाली सरकार है जो साम्यवादी घोषणा पत्र के बजाय उद्योगपतियों के घोषणा पत्र पर अमल कर रही है। उन्होंने कहा कि वाम लोकतांत्रिक मोर्चे एलडीएफ ने साम्यवादी घोषणा पत्र के प्रति निष्ठा का संकल्प लिया था, लेकिन असल में केंद्र की मोदी सरकार की तरह उद्योगपतियों के घोषणा पत्र पर अमल कर रही है। पश्चिम बंगाल में 1 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा। नंदीग्राम में चुनावी शोर शांत हो गया है। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी यहीं से चुनाव लड़ रही है। उनका पैर 10 मार्च को पुरुलिया में चोटिल हो गया था और तब से वह व्हीलचेयर पर बैठकर प्रचार कर रही है, लेकिन मंगलवार को नंदीग्राम में प्रचार थमने से पहले अपने पैरों पर खड़ी हुई और राष्ट्रगान गाया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर कहा है कि जम्मू कश्मीर मुद्दा सहित दोनों देशों के बीच लंबित सभी मुद्दों का समाधान करने के लिए सार्थक और नतीजे देने वाली वार्ता के लिए अनुकूल माहौल बनाना जरूरी है। खान ने पत्र पाकिस्तान दिवस के मौके पर पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उन्हें भेजी गई बधाइयों के जवाब में लिखा है। मशहूर मराठी लेखक शरण कुमार लिंबाले को सरस्वती सम्मान मिला है। लिंबाले को यह सम्मान के बिरला फाउंडेशन की ओर से दिया जाएगा। फाउंडेशन ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि चयन परिषद ने डॉक्टर शरण कुमार लिंबाले के मराठी उपन्यास सनातन को वर्ष 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना है। भारतीय भाषाओं के किसी एक लेखक को 15 लाख रुपए का यह सम्मान के बिरला फाउंडेशन हर साल देता है। बिग बॉस 13 खत्म होने के बाद शहनाज गिल ने न सिर्फ अपना वजन घटाया है बल्कि उनके लुक में भी काफ़ी बदलाव आया है। शहनाज को मेकओवर देखकर उनके फैंस हैरान रह गए थे। शहनाज गिल सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है और पोस्ट के जरिए अपने फैंस के साथ टच में रहना नहीं भूलती। ऐसे में शहनाज की कुछ तस्वीरें एक बार फिर वायरल हो गई, जिन्हें उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया। शहनाज ने अपने इंस्टा स्टोरी पर जो फोटो डाली है उसमें से वे किसी नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही है, जबकि दूसरी फोटो में उनके ब्लैक एंड व्हाइट किलर अंदाज देखने को मिल रहा है। इस तस्वीर में वह किसी गहरी सोच में डूबी हुई नजर आ रही है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।